आज हम शुरू करने जा रहे हैं चाणक्य नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति। चाणक्य नीति ऐसा नीति है जो कि सबके काम आ सकते हैं, चाहे वो कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई वो राजनेता हो। चाणक्य नीति ऐसा नीति है जो सबके लिए लाभदायक है और इस चाणक्य नीति के द्वारा जितना हो सके उतना हम इसका विश्लेषण करने का कोशिश करूँगा, संपूर्ण समझाने का कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए और आप लोग जान सके कि आखिर चाणक्य इतना विद्वान कैसे बना, इतना चालाक कैसे बना, इतना चतुर कैसे बना। चाणक्य का सारांश चाणक्य नीति वीडियो के द्वारा सब तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए देर न करते हुए आज शुरू करते हैं चाणक्य नीति का जीवन कथा। चाणक्य ने 300 वर्ष पूर्व ऋषि चनक के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वही उनके आरंभिक काल के गुरु थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चनक केवल उनके गुरु थे। चाणक्य ही शिष्य होने के नाते उनका नाम चाणक्य पड़ा। उस समय का कोई प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपनी अपनी धारणाएं बनाई, अपनी अपनी धारणाएं लिखी, परंतु यह सर्वसम्मत है कि चाणक्य की आरंभिक शिक्षा गुरु चनक द्वारा ही दी गई। संस्कृत ज्ञान तथा वेद पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन चाणक्य ने उन्हीं के निर्देशन में किया। चाणक्य मेधावी छात्र थे। चाणक्य के गुरु उनकी शिक्षा ग्रहण करने की तीव्रता क्षमता से अत्यंत प्रसन्न थे। तब सभी सूचनाएं व विद्याएं धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही प्राप्त होती थी। अतः धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन शिक्षा प्राप्ति का एकमात्र साधन था। चाणक्य ने किशोरावस्था में ही उन ग्रंथों का सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया था। अब बारी उच्च शिक्षा की थी, जो उनमें मंथन व शोध की योग्यता पैदा करे, जिससे वे अब तक प्राप्त ज्ञान को रचनात्मक रूप दे सके, वो उसका विस्तार कर सके। उस काल में तक्षशिला एक विख्यात विश्वविद्यालय था, जो सिंधु नदी के किनारे बसे नगर के रूप में था। विश्वविद्यालय में प्रख्यात विद्वान तथा विशेषज्ञ प्रोफेसर के रूप में छात्रों को शिक्षा देते थे। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से राजकुमार, शाही परिवार के पुत्र, ब्राह्मणों, विद्वानों, धनी लोगों तथा उच्च कुलों के बेटे आते थे। तक्षशिला अब पाकिस्तान में है। पुरातत्व खुदाई में यूनिवर्सिटी का पूरा चित्र उभर कर सामने आया है। तक्षशिला में 10,000 छात्रों के आवास व पढ़ाई की सुविधाएं थी। अध्यापकों की संख्या का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। विश्वविद्यालय में आवास कक्ष, पढ़ाई के लिए क्लासरूम, हॉल और पुस्तकालय थे। तक्षशिला के अवशेषों को देखने के लिए आज प्रतिवर्ष हजारों टूरिस्ट, इतिहासकार आते हैं। विश्वविद्यालय कई विषयों के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता था, जैसे भाषाएं, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, कृषि विज्ञान, भूविज्ञान, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, ज्ञान विज्ञान, समाज शास्त्र, धर्म, तंत्र शास्त्र, मनोविज्ञान तथा योग विद्या आदि विभिन्न विषयों पर शोध का भी प्रावधान था। कोर्स 8 वर्ष तक की अवधि के होते थे। विशेष अध्ययन के अतिरिक्त वेद, तीरंदाजी, घुड़सवारी, हाथी का संधान व 1 दर्जन से अधिक कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला के स्नातकों का हर स्थान पर बड़ा आदर होता था। यहाँ छात्र 15 से 16 वर्ष की अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने आते थे। चाणक्य को उच्च शिक्षा की चाह तक्षशिला ले आई। यहाँ भी चाणक्य ने पढ़ाई में विशेष योग्यता प्राप्त की। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि चाणक्य कुरूप थे व उनका रंग भी
काला था, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान पढ़ने में केंद्रित किया। उन्हें रूप की कमी विद्वान बनकर पूरी करने की धुन सवार थी। फिर एकाकी छात्र और करता भी क्या, एक काले, रूपहीन व निर्धन विद्यार्थी को मित्र बनाने में किसी दूसरे छात्र को रुचि भी नहीं थी। पर दूसरे छात्रों को चाणक्य के विद्वता के प्रमाण तो मिलते ही रहते थे। यह बात और थी कि वह राजा महाराजाओं का काल था। सरस्वती पुत्र के गुणों को आदर देने की उदारता राजपुत्रों में नहीं थी। एकाकी होकर एकाग्रता से चाणक्य ने अपने विषयों की खूब पढ़ाई की। धार्मिक ग्रंथों का भी फिर से मंथन करने की दृष्टि से अध्ययन किया। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, राज्य तथा सामाजिक विषयों पर उपलब्ध ग्रंथ स्वाध्याय के लिए पढ़ाए। यह स्पष्ट हो गया था कि चाणक्य एक विद्वान बनने की राह पर थे, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय द्वारा पैदा किया एक रत्न साबित होने वाला था। वह युग राजनीतिक उथल पुथल का था। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। लोगों का जीवन असुरक्षित था। उन पर शोषण की मार पड़ती रहती थी। शासक राजा निरंकुश थे, जो धनी वर्ग व जमींदारों के साथ मिलकर जनता पर अत्याचार करते व उनका खून चूसते थे। अधिकतर राजाओं ने राज्यों में न कोई विधि विधान था, न प्रशासनिक व्यवस्था थी। अधिकारियों व उनके कारिंदों की मनमानी ही कानून था। गरीब लोग त्रस्त थे। चाणक्य स्वयं उसी निर्धन असहाय वर्ग से थे। अतः राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का विश्लेषण करना उसका स्वभाव हो गया। चारों ओर घटती घटनाओं से भी वह शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यही काल था जब सोचते सोचते उसके मन में एक आदर्श राज्य, सुगठित व्यवस्था, नागरिक संहिता तथा अर्थतंत्र की परिकल्पनाएं जन्म लेने लगी थी। उनके मस्तिष्क में लंबे समय तक वह परिकल्पनाएं पकती रही, वो परिष्कृत होती रही, जिन्हें बाद में उन्होंने ग्रंथों के रूप में लिखा। वो अमर हो गया। इतिहास करवट ले रहा था। यूनान से एक योद्धा विश्व विजय का सपना लेकर एक विशाल सेना के साथ पूर्व की ओर कूच कर चुका था। एशिया महाद्वीप के पूर्व मध्य प्रदेश उनके आक्रमणों की चपेट में आ गए थे। युद्ध की गर्म हवाएं भारत की ओर पश्चिम से आ रही थी। कई राज्य उजड़ रहे थे। यूनान का वह दुर्दांत योद्धा था सिकंदर, जो महान कहलाया। उनकी सेना विशाल थी और उस सेना की युद्ध पद्धति नवीन थी, जो रूढ़िवादी भारतीय शासकों की समझ से परे थी। यूनानी सेना एक जियोमेट्रिक आकार के आगे बढ़ते गई। उनके सैनिक चमचमाते कब्जों से सुरक्षित घोड़ों पर बैठे आक्रमण करते थे। पैदल सेना लंबे भालों से दूर से ही शत्रु को बीन कर गिरा देती थी, जिसका भारतीय व दूसरे देशों की सेनाओं के पास कोई उत्तर न था। उजड़े लोग शरणार्थी बनकर पूर्व की ओर आ रहे थे। तक्षशिला में भी शरणार्थियों की भीड़ आ घुसी। विश्वविद्यालय परिसर भी शरणार्थियों से भर गया। जिस नगर में केवल शिक्षार्थी आते थे, अब वहाँ रोटी पानी व आश्रय मांगने वाले आ रहे थे। समस्या से निपटने के लिए राजा ने अपने विशिष्ट व्यक्तियों की सभा बुलाई। वह समस्या का समाधान ढूंढा। पड़ोसी राज्य भी विचार विमर्श करने आए। अंत में निर्णय यह लिया गया कि शरणार्थियों को नगर के बाहर एक भूमि में आश्रय दिया जाए। वे नगर में केवल परिचय पत्र दिखाकर ही आ सकते हैं, परंतु विश्वविद्यालय परिसर में उनका प्रवेश वर्जित था। इस प्रकार चाणक्य ने स्वयं देखा कि इस प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होने पर कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। स्नातक बनने तक चाणक्य ने विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ साथ स्वयं भी विश्लेषक के रूप में बहुत कुछ सीखा। स्नातक बनने के बाद चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही प्रधानाध्यापक बन गए। एक प्रधानाध्यापक के रूप में स्वीकार किए जाने में कोई अड़चन नहीं आई। स्नातक बनने के
अंतिम वर्ष आने तक चाणक्य की विद्वता सब पर जाहिर हो गई। सभी अध्यापक तथा छात्र उनका लोहा मानने लगे। अध्यापक तो उन्हें समकक्ष ही मानने लगे तथा छात्र अध्ययन या शोध में निसंकोच चाणक्य की सहायता लेते थे। प्रधानाध्यापक के रूप में चाणक्य ने शीघ्र ही अपनी जगह बना ली तथा दूसरे अध्यापकों को अपना प्रशंसक बना लिया। विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर तो उनका अधिकार था ही, वही वे अन्य सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक विषयों के भी अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर अच्छे खासे विशेषज्ञ बन गए। छात्र तो उनकी विद्वता पर मुग्ध थे ही, वे उनके ऐसे अनुयायी बन गए कि बाद में जब चाणक्य पूर्व की ओर प्रस्थान कर गए तो कई छात्र उनके अध्यक्षता में काम करने वहाँ पहुँच गए।